ठीक है। मार्केट के महारथी सेगमेंट हमारा शुरुआत हो चुकी है और आज काफ़ी दिनों के बाद जिनके मेहमान के दर्शन होंगे उनका नाम है पंकज मुरारका। उनसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिलते हैं, बहुत ही शांत रहते हैं, आराम से बात रखते हैं और सारी बात फैक्चुअली रखते हैं। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और मैं बोलूँगा बिल्कुल आप राइट टाइम पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है ना कि इस समय मार्केट के अंदर असमंजस है। पुरानी हिस्ट्री ये कहती है कि मार्केट अच्छा चलेगा, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ग्लोबल फ्रंट पे हमको देखने को मिल रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मार्केट फेयर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है? जैसे आप जवाब देंगे हम उसी से आइडिया लगा लेंगे आप क्या कहना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट्स इस समय एक फेयर वैल्यू जोन में है। मेरा ये भी मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट्स में हम बुल मार्केट में हैं और ये बुल मार्केट सस्टेन कर रहा है। ये बुल मार्केट कोविड का जो क्रैश हुआ उसके बाद शुरू हुआ था, तो अभी ये चौथा साल चल रहा है हमारे बुल मार्केट का, इक्विटी बुल मार्केट का, इंडिया में भी और ग्लोबली भी। तो ये एक मेच्योर्ड बुल मार्केट है। मेच्योर्ड बुल मार्केट में अंडर वैल्यूएशन जनरली जल्दी से नहीं मिलते हैं, बिकॉज अब 4 साल हो गए हैं बुल मार्केट को। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है बुल मार्केट कंटिन्यू रहेगा, बट मार्केट्स एक ऐसे जोन पे या एक ऐसे मुकाम पे आ गए हैं जहां पे मार्केट्स अभी फेयरली प्राइस्ड हैं। और जो कि आपने हाईलाइट किया था, ग्लोबल हेडविंड्स हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं ग्लोबल। अब एक रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, एक दूसरी इंस्टेबिलिटी आ गई मिडल ईस्ट में, तो ये सब। और तीसरी है कि इंटरेस्ट रेट्स पिछले 3 महीने में और 100 बेसिस पॉइंट से या 1% से ग्लोबली बढ़ गए हैं। तो इन सब का एक ये इक्विटी एज एसेट क्लास को लेकर हेडविंड है। और इन सब के चलते मुझे लगता है फॉर द शॉर्ट टर्म आने वाले 3-4 महीने के लिए मार्केट एक रेंज में रह सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से ये एक अच्छा आउटकम है, बिकॉज बुल मार्केट में कंसोलिडेशन एक आगे, बुल मार्केट के आगे की कंटिन्यूएशन के लिए काफी हेल्दी हो जाता है, वो मार्केट को काफी हेल्दी बना देता है। सो आई थिंक इंडेक्स लेवल पर अगर एक आने वाले 2-3 महीने मार्केट कंसोलिडेट हो जाए एक रेंज में, सो दैट विल बी गुड एंड दैट विल मेक द मार्केट इवन मोर हेल्दियर। पंकज, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। प्रियंका दिस साइड। तो आप ये बता रहे हैं कि अभी 3-4 महीने के लिए और कंसोलिडेशन रह सकती है, तो मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड था, क्योंकि आपने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप वैल्यूएशंस ये पहले चले हैं और लार्ज कैप्स इनफैक्ट एक रेंज में रहे हैं। अगर ये कंसोलिडेशन ही रहेगी तो ये जो गैप है लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में, ये कब तक फिलअप होता हुआ दिखेगा? क्या 3-4 महीने और इंतजार करना होगा? स्मॉल कैप मिड कैप्स में एक जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं मार्केट में, एक बहुत एक रिटेल सॉर्ट ऑफ यूफोरिया या फ्रेंजी जो हम बोलते हैं वो एक दिख रही है इसमें, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल कैप्स में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन नहीं है। सो हमेशा ये ऐसा होता है जब बुल मार्केट में होते हैं मार्केट, तो एक रिटेल काफी बाइंग कर लेते हैं स्मॉल कैप्स में, और एक रिटेल फ्रेंजी जो हम बोलते हैं बनती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक उस तरह की रिटेल फ्रेंजी हमें स्मॉल कैप में दिखाई दे रही है। तो और ये थोड़े से वीक हैंड्स रहते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को पैनिक में बेच देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा केयरफुल या कॉशियस रहना चाहिए स्मॉल कैप मिड कैप में, और अच्छी क्वालिटी कंपनीज पे ही इन्वेस्ट करें स्मॉल कैप मिड कैप में। बिकॉज जब कभी भी मार्केट में थोड़ा भी करेक्शन आएगा तो मुझे लगता है स्मॉल कैप मिड कैप में शार्पर या डीपर करेक्शन आएगा। तो आई वुड से कि इन्वेस्टर्स शुड एक्सरसाइज सम कॉशन इन स्मॉल कैप मिड कैप्स। ठीक है पंकज, इस बात से आपको दो बातें बता रहे हैं। पहला बात यह है कि एक आपको तो कॉशियस होना है, यानी कि ज़्यादा सावधान होना है अगर आपका पोर्टफोलियो मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स का बना हुआ है। दूसरा पंकज, आपसे ये बात बता रहे हैं कि मार्केट में जब भी करेक्शन आए, वो कभी भी आए, तो मिड कैप में ज़्यादा तेज़ करेक्शन आएगा। तीसरी बात आपको ये भी बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर मिड कैप में तेज़ करेक्शन आता है तो आप अच्छी कंपनीज के साथ रहिए, क्योंकि फिर रिकवरी भी वहीं फास्ट आएगी। नहीं तो क्या बुरी कंपनीज के साथ होंगे तो करेक्शन के साथ आप उन कंपनी के साथ बॉटम पे ही लगे रह जाएंगे। तो पंकज ने एक ही आंसर में आपको 3 बातें बता दी हैं। अब पंकज जी, मेरे को एक चीज़ और पता करनी है। टिपिकली आईटी कंपनीज़ की नंबर्स को लेके और मार्केट ने जो रिएक्शन दिया उनको, जो बड़े नंबर आए इन्फोसिस, टीसीएस या सिलटेक वगैरह के, उस पर ज़्यादा गंभीर रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन सभी आईटी कंपनीज़ ने ये कहा है कि हमको गाइडेंस को लेके थोड़ी प्रॉब्लम है। विप्रो ने तो बाकायदा अपनी माइनस को रखा है गाइडेंस में। तो आपको क्या लगता है कि आईटीज़ को समय ज़्यादा देना होगा? आईटी कंपनीज के जो नतीजे आए और जो कंपनियों ने कमेंट्री दी है वो ये दर्शा रहे हैं कि
उनके जो क्लाइंट्स हैं, ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, वो स्पेंडिंग कट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप देखें तो जो ऑर्डर बुकिंग या ऑर्डर इनटेक है, इस सभी आईटी कंपनियों को अगर आप देखें, इन्फोसिस का, टीसीएस का, एचसीएल टेक का, इस क्वार्टर में, पिछले 3 महीने में रिकॉर्ड लेवल पे था। मतलब उनके हाईएस्ट, इन्हीं क्वार्टर के हाईएस्ट ऑर्डर बुकिंग या ऑर्डर इनटेक्स हैं। तो वहां कहीं स्लो डाउन नहीं है, पर कस्टमर्स थोड़े से कॉशियस हैं और वो एफिशिएंसी ड्रिवन डील्स ड्राइव कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आईटी में सेकेंड हाफ जो है उसके नतीजे फर्स्ट हाफ से बेटर रहेंगे, और प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर जो है उनके नतीजे, मतलब ग्रोथ और इम्प्रूव होगी आईटी में। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टर जो थोड़ा सा 1 साल और उसे लंबे समय का व्यू लेते हैं, उनको आईटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स यहाँ से अब और यहाँ से सुधार होगा, और वैल्यूएशन भी सेक्टर में काफी रीजनेबल है। तो अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा व्यू थोड़ा सा 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से या 1 से 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी सेक्टर में काफी पॉजिटिव है। ऑलराइट, ठीक है पंकज, आईटी पर ये बात हुई, लेकिन अब जहां जहां नंबर्स आ रहे हैं वहां कैसी विजिबिलिटी दिख रही है? एफएमसीजी के लिए अब तक जो एक कंसर्न था कि पिछले कई क्वार्टर से कि उनकी जो रूरल रिकवरी थी, रूरल कंजम्पशन थी, की के शेप रिकवरी थी, वहां से बहुत ज्यादा ग्रीन शूट्स नहीं दिखे थे। लेकिन क्या नेस्ले के नंबर से आपको दिखता है अब? नेस्ले अगर आप देखें तो एक थोड़ा सा ज्यादा अर्बन कंजम्पशन प्लेयर। नेस्ले इज नॉट अ प्रॉपर प्रॉक्सी फॉर रूरल कंजम्पशन। बट कल अगर आप हिंदुस्तान लीवर के नतीजे देखें तो वो काफी ठीक ठाक थे, और उन्होंने भी ये कहा है कि रूरल में जो स्लो डाउन था अब वो धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि मेन फेस्टिवल सीजन अब इस क्वार्टर में है। हम सबको पता है कि इंडिया में ये अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर जो होता है, इसमें पिछले साल दशहरा अर्ली अक्टूबर में था, तो उसकी स्पेंडिंग सितंबर में हो गई थी। पर इस बार ये एंड अक्टूबर में होने की वजह से उसका जो इम्पैक्ट है वो अक्टूबर में आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले क्वार्टर में हम अच्छी रिकवरी देखेंगे कंज्यूमर सेक्टर में। और रूरल में भी जो एक स्लो डाउन चल रहा था, मेरे ख्याल में प्रॉब्ली वो बेस इफेक्ट में आ गया है। तो यहाँ से रूरल में भी एक थोड़ी सी ग्रेजुअल है रिकवरी, इतनी शार्प नहीं है। बिकॉज एक और चीज है बैकग्राउंड में, हमें ये समझना होगा कि ये साल मानसून थोड़ा सा वीक रहा है। डिस्पर्जन ऑफ मानसून जो है इंडिया में थोड़ा सा वीक रहा है। मतलब जहां हुई है बारिश वहां अच्छी हुई है, पर देयर आर पॉकेट्स ऑफ इंडिया जहां पे मानसून वीक रहा है, और उसका थोड़ा इम्पैक्ट है रूरल में। तो इन सब के चलते रूरल में वर्स्ट इज बिहाइंड, पर जो यहाँ से रिकवरी है वो थोड़ी ग्रेजुअल है। पर ये अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे कंज्यूमर कंपनीज के, तो वो मुझे लगता है कि काफी बेहतर आएंगे जो पिछले 2 या 3 क्वार्टर से आए हैं उसके मुकाबले। तो बहुत की कमेंट रहेगा कि जो थर्ड क्वार्टर होगा वहाँ पर ग्रेजुअल रिकवरी, और थर्ड क्वार्टर में शायद ये कैप्चर भी हो पाए। लेकिन पंकज, अगर बैंक्स और फाइनेंस में स्पेशली देखें, फाइनेंस काउंटर्स में भी आप देखें तो बजाज फाइनेंस ने पहले अपना अपडेट दे दिया था, स्ट्रॉन्ग एयूएम की बात थी, और इस एंटिसिपेशन में, क्योंकि बात इस तरह की भी की जा रही थी कि शायद थोड़े से नए एंट्रेंट्स स्पेस के लिए कंपटीशन बढ़े, लेकिन एट द सेम टाइम बजाज फाइनेंस का एमएफआई स्पेस में पेसअप करना, उसमें फोरे करना, फंड इन्फ्यूज करना, नए फंड्स रेस करने की बात करना, इन सब से आप बजाज फाइनेंस को कितना बड़ा अब भी वेल्थ क्रिएटर देखते हैं? देखिए, बजाज फाइनेंस एक बड़ी एक्सेप्शनल कंपनी है। आप अगर पिछले 14 साल का जब से ये नए मैनेजमेंट आया है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफी फिनोमिनल रहा है इन टर्म्स ऑफ जो उन्होंने डिलीवर किया है। सो आई थिंक, और बजाज फाइनेंस ने अपना, मतलब जिन सेगमेंट्स में है, वो मार्केट शेयर काफी तेजी से बढ़ाया है। तो मैं बजाज फाइनेंस को एक पूरे सेक्टर के लिए बैरोमीटर नहीं गिनूंगा, क्योंकि वो एक्सेप्शनल है। स्पेसिफिक बजाज फाइनेंस, आई थिंक दे विल डू वेल, और वो काफी कॉन्फिडेंट भी हैं। वो लोग अपने आगे जाके ग्रोथ आउटलुक को लेके भी मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है। और जैसे आपने बताया कि वो नए सेगमेंट्स में जा रहे हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली देव रीच्ड अ स्टेज जहां पे उनको दिख रहा है कि ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है कि 1 साल के बाद उनको नए कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो वो नया कैपिटल भी रेज कर रहे हैं। तो जहां तक बजाज फाइनेंस की बात है, आई थिंक उनकी ग्रोथ विल कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रांग। हैविंग सेड दैट, फाइनेंशियल सेक्टर में मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी सी एक कंसर्न आ रही है अनसिक्योर्ड लोन्स में। जो अनसिक्योर्ड लोन्स में बहुत तेजी से ग्रोथ आई है पिछले 4 साल में, और वहां पे एक थोड़ा सा अर्ली साइंस दिख रहे हैं स्ट्रेस के, या अर्ली साइंस दिख रहे हैं एक हायर एनपीएस के। सो फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टर को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ
किन कंपनियों में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा करेगा इसका मतलब ये नहीं कि हर कंपनी अच्छी करेगी। आई थिंक थोड़ा सा जिन कंपनियों का अनसिक्योर्ड लोन्स में एक्सपोजर ज्यादा है वहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इन्वेस्टर्स को। पंकज, हालांकि मैं मेटल्स के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ एक रेफरेंस के साथ। मेटल्स में टिपिकली दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, फर्स्ट इज़ प्राइसिंग एंड सेकंड इज़ चाइना फैक्टर, क्योंकि वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स दोनों ही हैं। रिसेंटली अभी चाइना के जीडीपी के नंबर आए, देख के ऐसा लग रहा है कि चाइना इज़ इन द पाथ ऑफ ग्रोथ, वो अब आगे बढ़ेगा, शायद हो सकता है कंजम्पशन भी करे, इसलिए क्रूड भी बहुत स्पीड से नीचे नहीं आ रहा है। मैं आपसे मेटल्स में जानना चाहता हूँ ओवरऑल आपका स्टांस क्या है, और इसमें से अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ कर रही हो तो आप एक दो कंपनीज के नाम भी बता सकते हैं कि ये वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों ही फ्रंट पे ठीक है, आगे भी बढ़ेंगी और इनके दाम भी ठीक है। जहां तक चाइना की बात है, चाइना पे हमारा ये व्यू है कि चाइना की ग्रोथ आने वाले समय में चाइना की एक हम लोग सब समझते हैं कि चाइना की जो ग्रोथ है वो पीक आउट हो चुकी है। अब चाइना एक पाथ पे है जहां पे वो ऑब्वियसली वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और उनकी इकोनॉमी में काफी सारे चैलेंजेस हैं। हालांकि वहां भी गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस और मॉनेटरी स्टिमुलस इंजेक्ट कर रही है इकोनॉमी में उनकी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए। पर हमारा ऐसा मानना है कि चाइना की ग्रोथ, हमारा थोड़ा सा नेगेटिव बायस या कॉशियस व्यू है चाइना की ग्रोथ को लेके। हमें लगता है कि अगर नेक्स्ट ईयर या आने वाले 2-3 साल अगर वो 4-4.5% ग्रोथ डिलीवर कर देते हैं तो वो एक काफी अच्छा आउटकम रहेगा चाइना के लिए भी और दुनिया के लिए भी। पर हमें नहीं लगता कि उससे ज्यादा ग्रोथ वो लोग कर पाएंगे। तो इसके चलते मेटल्स में जो हमें एक लगता है कि प्राइसेस जो है यहाँ से कोई ऐसे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ऐसे नहीं लगता, प्रोबेबली ये प्राइसेस होल्ड करेंगे। ऑयल के डायनामिक्स थोड़े से अलग हैं, बिकॉज ऑयल में डिमांड के अपने डायनामिक्स हैं, पर मोर इम्पोर्टेंटली ऑयल में एक सप्लायर्स का कार्टेल है ओपेक का, जो 30% ग्लोबल ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो जब कभी भी डिमांड थोड़ी सी सॉफन होती है, ये कार्टेल आके सप्लाई कट कर देता है और उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी भी अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया ने अपना जो प्रोडक्शन कट था उसको एक्सटेंड कर दिया है ईयर एंड तक और अर्ली नेक्स्ट ईयर तक। उसके बाद ऑयल में एक पिछले 3 महीने में एक $20 की रैली हो गई है। तो ऑयल प्राइसेस, वो जो कार्टेल है वो किसी तरह से सप्लाई कट करके ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करता है। पर अदरवाइज मुझे लगता है कमोडिटी प्राइसेस यहाँ से स्टेबल रहेंगे, हमें बहुत ज्यादा कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाए ऐसा नहीं लग रहा है। हैविंग सेड दैट, इंडिया में जो कमोडिटी कंपनीज हैं ये अच्छे शेप में हैं, और अच्छी चीज ये है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा है कमोडिटी कंपनीज में। अगर आप देखें टाटा स्टील आने वाले इस दशक में 2030 तक अपनी कैपेसिटी डबल कर रही है, लाइक वाइज जेएसडब्ल्यू स्टील भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रा स्पेंड और इंफ्रा ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है कि हमारी स्टील डिमांड जो है इकोनॉमी की वो आने वाले 10 साल में डबल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लेके इन कंपनियों में लॉन्गर टर्म व्यू लेके इस बार इन्वेस्ट किया जा सकता है, और उसमें प्रोमिनेंटली हमें टाटा स्टील ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, सो मेटल्स में आप थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे, ट्रेडिंग का व्यू नहीं, और क्योंकि सिक्लिकल सेक्टर्स भी होते हैं इसलिए थोड़ा आपको लंबे समय के लिए इस पर नजरिया बनाना होगा। टाटा स्टील आपकी पसंद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आज ये सारे की हाईलाइट्स और व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलिए बढ़ेंगे आगे, और अब